फ्रेंड्स नमस्ते। अपने चल रही थी संख्या पद्धति में अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्याओं को आप रूट संख्या भी बोल सकते हो और भाज्य संख्याओं को आप यौगिक और अयौगिक संख्या भी बोल सकते हो। यौगिक और संयुक्त संख्या भी बोल सकते हो भाज्य संख्याओं को, और अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या। अब आगे बात करते हैं। हमने जो अभाज्य संख्या थी उनको 4 भागों में बांटा था। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, उनको हमने 4 भागों में बांटा था। वो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब हमने सोचा जैसे डेली का 30 मिनट का वीडियो बनाया जाए, आज 30 मिनट का सुबह और 30 मिनट का शाम को डाला जाए, जिससे आपके फायदा रहे। 1 घंटे का पूरा देखने के बजाय 30-30 मिनट के 2 सुबह शाम देख ले। तो हमने ऐसा करके दोनों टाइम सुबह और शाम वीडियो अपलोड किया जाएगा। अब तो अपने वही अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। अभाज्य संख्याओं में अपने है कि 5 व 5 से बड़ी, 5 व 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 बचता है। 5 हो या फिर 5 से बड़ी हो, चाहे उन सभी अभाज्य संख्याओं के वर्ग में 24 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। जैसे हम करते हैं 5 के वर्ग में 24 का भाग दिया, पहले ये 5 की बात की तो 5 ही दिया। 25/24 बराबर 24 से कम 24, 25 में से 24 गया तो 1। ये आपका रिमाइंडर शेषफल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम मान लो कोई दूसरी संख्या लेते हैं। मान लो हमने 13 ले लिए। 13/24, 13 का वर्ग 169/24, 13 संते 168, 168 गए 69 में से, तो 169 में से तो 1 बच गया। यहाँ पे भी शेषफल 1 प्राप्त हो गया हमारे को। तीसरा हमने मान लो हमने 19 ले ली। 19 के वर्ग में 24 का भाग देना है, तो 19 का वर्ग होता है 361/24, 24 से कम 24, 36 में से 24 के 12 बचे। 12 के पास 1 उतारने पर 121, 121 में 24 का भाग देंगे, 24 पंजे 120, 121 में से 120 गए तो शेषफल 1। अब मान लो हमने 31 ले लिया और 31 के वर्ग में 24 का भाग दिया। 31 का वर्ग होता है 961/24, 24 चौक 96, यानी 40 पार के लगभग भाग जाएगा, 960 आएगा और शेषफल 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारे पास यह संख्या ये प्राप्त होती है। यानी 5 व 5 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं के वर्गों में किसका भाग दिया जाए, 24 का भाग दे तो शेषफल 1 बचता है। अब ये काम कहाँ पे आता है वो देखो आप, इससे गणनाएं शॉर्ट होती है। देखो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो काम कहाँ आता है वो देखते हैं। काम आता है ये हमारे, जैसे हमारे कोई क्वेश्चन आ गया, 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग और प्लस 19 का वर्ग बटा 24। ऐसी कुछ एक बार आप 24 को भूल जाओ और इन वर्गों को भूल जाओ। एक बार हम संख्या 8 ले लेते हैं और 8 में 9 में 8 का भाग देंगे, फिर 17 में 8 का भाग देंगे, फिर 25 में 8 का भाग देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो 26 और 25 51, 51 में 8 का भाग देंगे तो 8 6 48, 48 51 में से गए तो कितने आए 3। ये हमारा रिमाइंडर 3 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दो, हम ऐसा करने के बजाय इसको जोड़े और फिर भाग दे तो ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसके बजाय यहाँ पे ही भाग दे दो। 8 एकम 8, 8 गए 9 में से तो शेषफल 1, 8 दूनी 16, 17 में से 8 गए तो शेषफल 1 और 8 दिए 24, 25 में से 24 गए तो शेषफल 1। अब देखो इनके बीच में प्लस तो प्लस लगा दो और इन सबको जोड़ दो 3। वही शेषफल 3 यहाँ पे आ रहा था, वही शेषफल 3 यहाँ पर आ रहा है। और सोच लो, जैसे हमने मान लो 9 और 17 ही लिए, 9 + 17
में भाग देने हैं 8 के, और इनको जोड़ा तो हमारे पास 26 आ गया। 8 ये 24, 24 26 में गए तो शेषफल हमारे क्या प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ पे भाग दे 2, 8 एकम 8, 8 गए 9 में से तो 1 शेषफल, 8 दूनी 16, 16 गए 17 में से तो 1 शेषफल, और 1 और 1 जुड़कर 2। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो शेषफल बच रहा है उनको यदि प्लस में है तो उनको प्लस में कर दो, सभी को गुणा में है तो सभी को गुणा में कर दो, और माइनस में है तो सभी को माइनस में कर दो, आपका मान सही आना है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं। का शेषफल कितना है या क्या है, तो देखो हमारे को सोचने की आवश्यकता ही नहीं। 5 व 5 से बड़ी जैसा भी अभाज्य संख्या है और उसमें 24 के उसके वर्ग में 24 का भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ पे भी शेषफल 1, इसका भी शेषफल 1, और इसका भी शेषफल 1, और इसका भी शेषफल 1, आगे वाली का भी शेषफल 1, सभी में शेषफल 1 1 बचेगा, और सभी को जोड़ने पर शेषफल 5 बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 थे तो 5 सभी का 1 1 बचकर सभी में प्लस लगा हुआ था, और सभी का 1 1 बचकर शेषफल 5 बच गई। इस प्रकार से हमें यह करना होगा। अब देखो ये शॉर्ट हो गई ना करना, इस तरीके से बस इस प्रकार से हमारे को करना होता है। आगे चलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना अच्छी तरह। 24 के लिए पहला ज्ञात करना हमें सर्व संभव गुणनखंडों का योग। 2 नंबर ज्ञात करना हमें सभी सम गुणनखंडों का योग, और 3 नंबर ज्ञात करना हमें सभी विषम गुणनखंडों का योग। ये 3 बातें हमें इसके लिए ज्ञात करनी है, यानी इन 3 का मान हमें प्राप्त करना है तीनों का। और इसके लिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 24, और 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 2 का भाग देने पर 6, 12 में 2 का भाग देने पर 3, और 3 एकम 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया। अब ठीक है, तो पहली प्रोसेस करते हैं। सर्व संभव गुणनखंडों का योग। तो सर्वसंभव गुणनखंडों का योग देखो, जो हमारे पास 24 बराबर प्राप्त हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इनका क्या करना है, इनके ऊपर शून्य से लेकर जितनी ये घात है वहां तक लेकर चलो क्रम से। 0 से लेकर 3 तक हमने घात लगा दी क्योंकि 3 घात थी इस पर, और सभी के बीच में प्लस लगा दिया। ऐसा ही 3 के लिए करेंगे, हर संख्या के लिए ऐसा ही करेंगे। हमें सर्वसंभव गुणनखंड ज्ञात करने हो तो हर संभव ऐसा ही करेंगे हम। फिर देखो इसका मान 1 प्राप्त हो गया। किसी भी संख्या पर 0 घात होती है तो मान 1 प्राप्त होता है, तो 1 हो गया, इसका 2 हो गया, और ये 2 घात उसका 4, और 3 घात वाले का 8 प्राप्त हो गया, और इधर इसका भी 1 और ये 3। इन सबको जोड़े तो 12 और 2 14, 1 15, और इंटू 4, यानी हमारे पास कितने प्राप्त हो गए, मान प्राप्त हो गए इनका 60। सर्वसंभव गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हुआ, 24 के 60 प्राप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे नंबर की।
सभी सम गुणनखंडों का योग। सभी सम गुणनखंडों का योग याद करेंगे तो पहले तो वो प्रोसेस 24 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब सम गुणनखंडों का योग याद करने के लिए प्रोसेस ये रहेगी, लेकिन ये 2 की पावर 0 वाला ना, इसको हटा दो और बाकी यहाँ से शुरू करके चलना है। 2 की पावर 0 वाला हटाना है हमारे को, तो 2 की पावर 1 से शुरू करना। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये केवल 2 के लिए करना है। और 3 वाले को तो 0 आएगा, और जो है उनके आएगा केवल 2 की पावर 0 वाला पद ही हटाना है। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 8, और ये हो गया 1 प्लस 3, इसका मान हो गया 14 और इसका हो गया 4, 4 चौक 56। हमारे पास सभी सम गुणनखंडों का योग कितना गया? 56 आ गया। 56 में से 56 60 में से गए तो 4 आएंगे विषम गुणनखंडों का योग। देखते हैं इस प्रोसेस से आता है क्या। सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग करते हैं तो देखो हम क्या करते हैं, 24 उतारा और 24 में जो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 थी, इसमें करना क्या है, ये 2 वाले सभी पद छोड़ने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सभी छोड़ दो और 2 वाले के अलावा जो है वो ले लो। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 बराबर 4। सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 1 मिनट। तो इस प्रकार हमारे पास विषम गुणनखंडों का योग 4 प्राप्त हो गया। क्यों? थोड़ा सा व्यवधान आ गया था घर की तरफ से, इसलिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, विषम गुणनखंडों का योग हमारे पास आ गया। ये सम का आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और कुल ऐसे 60 थे। अब देखो ये प्रोसेस क्या है वो समझो अपने। आपको शुरू में जो बताया गया था कि जो गुणनखंड करते हैं हम, अपवर्तक के गुणनखंड, फैक्टर, 3 नाम ऐसे लिखे गए थे आपके वहां पे, इस साइड में वो मान रखे गए थे। वो 24 में 1 का भाग जाता है, 24 में 2 का जाता है, 24 में 3 का जाता है, 24 में 4 का जाता है, 24 में 6 का जाता है, 24 में 12 का जाता है, 24 में 8 का भी जाता है, 24 में 12 का भी जाता है, 24 में 24 का भी जाता है। ये इसके गुणनखंड हो गए। इतने जो सभी गुणनखंड थे वो गुणनखंड हो गए 24 के। अब हमें क्या करने हैं, सर्वसंभव यानी सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, इन सभी को जोड़ना ही तो है। इसका भाग भी 24 में जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, यानी ये सभी संख्याएं 24 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 3 6 4 10 6 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। ये तो सर्वसंभव गुणनखंड आ गए पूरे। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन किया था, इसमें हमने के सम, तो सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंड ले लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो जोड़ो इनको। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, देखो क्या आता मान, 6 6 12 8 20, 20 और 12 32, 32 और 24 56। ये सम गुणनखंडों के योग आ गए सभी के। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सभी विषम गुणनखंडों का योग। सभी विषम गुणनखंडों का योग याद करते हैं तो देखो विषम कौन कौन से, इसमें विषम केवल 1 और 3 ही है और सभी सम है इसमें, तो 1 प्लस 3 बराबर 4, ये हमारे पास इसका योग आ गया। तो देख लो वही 60 56 और
4 आ रहे हैं। तो इसका ये पैटर्न, ये आधार, ये वो हमने सूत्र से किया था, तो आपको उस तरीके से हल करना, मान सेम वो ही आएगा। ठीक है, तो कर सकते हो इसको आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम करते हैं इक्यावन की पावर 2 इंटू 34 की पावर 3 इंटू 15 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसको यहाँ पे उतार लो, 51 की पावर 2 इंटू 34 की पावर 3 इंटू 15 की पावर 4। अब इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो देखो इसके हो जाएंगे 3 इंटू 17 51 की, और उसके ऊपर घात 2 इंटू, इसके हो जाएंगे 2 इंटू 17 और इसके ऊपर घात 3, और इसके हो जाएंगे 3 इंटू 5, इसके ऊपर घात 4। अब इन सबको अलग अलग कर लो। 3 के ऊपर पावर 2 इंटू 17 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 17 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 4 और इंटू 5 पर पावर 4। या तो इन सीधे ही आप घातों को डायरेक्ट जोड़ दो, या वैसे इनको पहले 17 को और इनको ऐड करते हो तो वैसे कर लो। तो हम सीधे जोड़ देते हैं। योग अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, घातों का योग करेंगे अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 8 11 14 और 4 18 हो गई। इस प्रकार से हम इनकी संख्या 18 ज्ञात कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे मान लो और क्वेश्चन ले हम 64 की पावर 3 इंटू 27 की पावर 8 इंटू 20 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो कैसे करें? 64 की पावर 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 4 8 16 32 64। इसके ऊपर घात कितनी लग गई? 3। फिर आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, इसके ऊपर घात 8 लग गई, और फिर आ गया गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 5 और इसके ऊपर घात। ये सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लिया मैंने। तो देखो अब क्या हुआ, ये तो हो गई 2 की पावर 6 की पावर 3 इंटू ये हो गई 3 की पावर 8, और ये हो गई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो क्या हुआ, इसका 2 की पावर 18 हो गई, ये तो गुणा होकर, ये हो गई 3 की पावर 24 गुणा होकर, और ये हो गई 2 की पावर 8 2 से गुणा होने पर, और 5 की पावर 4। या तो इनको आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दो, या 8 को इसको करके 20 कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 और 26, 26 और 24 60, 50, 50 और 4 64।
26 और 24 50 और 54, सॉरी 54, 26 और 24 50 हो गए और 4 54। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 54 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये ज्ञात कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब एक और है इसमें ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है 64 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 51 की पावर 2 बटा 6 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3 में अभाज्य गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए देखो पहले तो ये आप उतार लो 64 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 51 की पावर 2 बटा 6 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3। अब इनको बदल लो। ये तो हो जाएगी 64 की पावर 6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 27 के लिए, और 51 का 2 गुणा 3 गुणा 17 की पावर 2 और बटा में 2 गुणा 3 की पावर 2 6 के लिए, और 8 के लिए 2 की पावर 3 की पावर 3। 2 की पावर हो गई 12 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 2 बटा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9। 3 और 3 गुणा होकर 9। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, अंश की घात का योग, अंश की घात का योग माइनस हर की घात का योग। तो क्या हो जाएगा, अंश की घातों का योग देखो, देखिए 12 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2, 12 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 2, और हर की घातों का योग क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 9, 2 प्लस 2 प्लस 9। इनको जोड़ लो 21 23 और 25, माइनस इनको जोड़ेंगे तो 13, और ये मान आ गया आपके पास 12। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। यहाँ पे काट सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। 3 की घात 3 से 3 की घात 3 कट जाएगी, 2 की बात 2 से यहाँ पे कटेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो 10 हो गए और ये कैंसिल हो गया, और 2 की पावर 9 है तो यहाँ पे 2 की पावर 9 से 2 की पावर 9 भी हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही बच जाएगी। अब देखो कितनी रही, 9 और 1 10 और 2 12, बस वो भी एक ही बात है, ऊपर नीचे कटती है ना, इसलिए वहां पे माइनस कर दिया इनको। इस प्रकार से करना है। अब हमारे को करना है जो लास्ट, तो यहाँ पे इन संख्याओं में भाज्य अभाज्य और सह अभाज्य में जो लास्ट बात है वो करनी है, सह अभाज्य। सह अभाज्य
सहअभाज्य संख्याओं की बात यह है कि हमने पहले बात की थी, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है? ऐसी संख्याओं के जोड़े या ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो उसको जोड़ा बोल दो चाहे आप, या संख्याएं बोल दो, या दो या दो से अधिक संख्याएं बोल दो जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सभी किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। देखो कैसे, जैसे हमने लिया 2, 5, 2 और 5 क्या है हमारे पास? ऐसी कोई भी संख्या है नहीं है एक के अलावा जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, दोनों को नहीं है। देख लो, ऐसे 7 और 19 ले ले, तो इनमें भी ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। हमने अभाज्य संख्याओं में ज्ञात किया था, वहां पे लिखा था कि अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? लसागु सदैव एक होता है, मत्स्य सदैव एक होता है। जैसे हमने 2 और 3 का मत्स्य निकालेंगे तो यहाँ पे एक का ही भाग जाएगा और किसी का जाएगा नहीं। जहाँ पे किसी बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है किसी का भी, तो एक का तो सभी में भाग जाता ही है, तो HCF तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा उनका। और हमने कहा था लसागु अभाज्य संख्याओं का क्या होगा? उनका गुणनफल होगा, तो LCM 2 गुणा 3 बराबर 6। ऐसा ही तो कहा था, आराम से नोट लगा के नीचे पॉइंट में लिखा था कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो एक होता है और अभाज्य संख्याओं के जो LCM है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा हमने लिखा था वहां पे, ठीक है। तो वो बात ही हम यहाँ पे लागू करेंगे अभी। यह इनके लिए तो वही है, एक आएगा और इनका गुणनफल ही आएगा। लेकिन जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिख दी यहाँ पे 9 और 16। 9 और 16 क्या है? ये देखो, इसके टुकड़े करेंगे तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक और सेम के अलावा कोई टुकड़ा नहीं हो। लेकिन इसके टुकड़े देखो 1, 3 और 9, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसके टुकड़े देखो 1, 2, 4, 8 और 16, यानी ये भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखो ये भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या कब गिन रहे थे हम इनको? जब एक एक संख्या की बात कर रहे थे। यहाँ पे सहअभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सहअभाज्य संख्याओं की बात करते हैं यहाँ पे। तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए क्या होगा? देखो, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये है ऐसी कोई संख्या ना हो जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके। इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली कोई एक संख्या है तो बताओ? कोई नहीं है। इसमें तो 3 का 9 का भाग जाता है, 1 का तो सभी में जाता है, एक वाली तो छोड़ो आप। जैसे इसके गुणनखंड हमारे पास क्या है? 1, 3 और 9 आए इसके गुणनखंड, ठीक है। इसके गुणनखंड 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8 और 16 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो सभी में आना ही आना है, 1 को तो आप नेगलेक्ट करो यहाँ पे। उसके अलावा यदि कोई इनके गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड है तो ये सहअभाज्य नहीं है, वरना ये सहअभाज्य। इधर 3 नहीं है, इधर 9 भी नहीं है। इसका मतलब 9 और 16 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब रही बात इनमें लसागु मत्स्य की निकालने की, तो 9 और 16 को आप लोगे तो 9 और 16 को निकल लोगे तो एक का ही भाग जाएगा इसमें, तो HCF तो इसका एक ही आएगा। एक कंडीशन पूरी हो गई यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं कि इसमें किसका भाग दे? 2 का भाग जाएगा लसागु निकालने के लिए, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, फिर 2 का देंगे 9 और 2, फिर 2 का देंगे 9 और 1 नहीं आता तब तो छोड़ना नहीं, दोनों में 3 का भाग देंगे 3 और 1, और फिर 3 में देंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास मान, ठीक है। इसका मतलब ये इनका LCM जो है इनके गुणनफल के बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। इनको गुणा करेंगे ना 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। और हमने कहा था अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लसागु होता है। देखो देखिए 16 9 में 144 नहीं होती क्या? तो इनका गुणनफल भी 144 ही होता है। इसका मतलब दोनों चीजें यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है। ये अभाज्य संख्या है। अब सब अभाज्य संख्या है, और भी कुछ लिख सकते हो आप। जैसे मान लो आपने लिया 16
और 25 ये भी सहअभाज्य है। ये हम बातें पहले कर चुके थे। इनमें मेन पॉइंट पे आओ नोट लगाकर। एक नंबर, क्रमागत प्राकृत संख्याएं ये सहअभाज्य होती है। क्रमागत जो प्राकृत संख्या ये हुआ है वो क्या होती है, सहअभाज्य होती है। देखो कैसे, क्रमागत प्राकृत संख्या एक से अनंत तक होती है, तो एक, दूसरी दो, दो, तीसरी तीन, तीन, चौथी चार, चार, पांचवी पांच और छह, छठी छह। यहाँ पे अपने गौर कर लो, एक और दो को एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्णतः विभाजित कर सके। इसका मतलब ये सहअभाज्य। दो और तीन को एक के अलावा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, सहअभाज्य। तीन और चार को एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, यह भी सहअभाज्य। चार और पांच को कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, इसलिए यह भी सहअभाज्य। पांच और छह को कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, इसलिए ये क्या होती है, प्राकृत संख्याओं, ये क्या होती है, क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य होती है। ये ध्यान रखना। 2 नंबर है इसमें, अभाज्य संख्याओं के जोड़े सहअभाज्य होते हैं। तो अब देखो, अभाज्य संख्या ये 2 और 3 सहअभाज्य। हमने तो ये तो लगातार ले लिया, क्रमागत भी होती है और वैसे भी होती है। जैसे मान लो हमने 3 और 17 ले लिया, ये भी सहअभाज्य है। हमने मान लो 7 और 31 ले लिया, ये भी सहअभाज्य है, क्योंकि इन दोनों को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूर्णतः विभाजित कर दे। इन दोनों को ऐसी कोई संख्या नहीं है एक ही जो पूर्णतः विभाजित कर दे, और यहाँ पे भी एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो ये क्या होती है, सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या होते हैं, सॉरी, अभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। 3 नंबर, क्रमागत विषम संख्या ये सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होती है। क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, सहअभाज्य होती है। तो विषम एक से ही ले लो, एक, एक के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15। क्रमागत होनी चाहिए। एक के बाद में 3 ही आती है तो ये इस प्रकार से क्रमागत होनी चाहिए। 3 के बाद में 5 ही आती है तो ऐसे क्रमागत होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से आपने 15 ले लिया और के ये तो सहअभाज्य नहीं, ऐसा नहीं, क्रमागत होनी चाहिए। ये सहअभाज्य संख्या ऐसे भी, इनका भी क्या है, एलसीएम 1 है, एलसीएम 1 है, इसका भी 1, 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 या इन जोड़ों में से कोई ऐसी प्रत्येक जोड़े की दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली कोई एक संख्या नहीं है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, इसलिए क्या है, सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का टॉपिक भी अपने पूरा, आज की क्लास इतनी, आगे कल वीडियो डालेंगे। अब ध्यान रखना, एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, एक सांझ को किया जाएगा, तो दोनों को आपको देखना है, सुबह और शाम।